नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में रियल और रिएक्टिव करंट क्या है और सर्किट में रियल, रिएक्टिव और एपरेंट पावर में क्या रिलेशनशिप है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक अल्टरनेटिंग सप्लाई में प्योर रेजिस्टिव लोड हो तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं और ऐसे करंट को हम एक्टिव करंट कहते हैं। प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग या लीड करेगा और ऐसे करंट को हम रिएक्टिव करंट कहते हैं। अगर एक सर्किट में रेजिस्टिव और रिएक्टिव दोनों पार्ट हों तो करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस रहेगा जो 0 और 90 के बीच में किसी एक एंगुलर पोजीशन पे होगा। और अगर रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टिव नेचर का डोमिनेट कर रहा है तो करंट लैग करेगा और अगर सर्किट में नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव है तो करंट लीड करेगा। और ऐसी सर्किट कंडीशंस में जो करंट है उसमें दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक वोल्टेज के इन फेज में जैसे हम एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कहेंगे और एक वोल्टेज से क्वाड्रेचर 90 डिग्री फेज डिफरेंस का करंट जिसे हम रिएक्टिव करंट कहेंगे। किसी आरएल लोड में वोल्टेज फेजर से करंट फेजर लैग करता हुआ क्लॉकवाइज फाई एंगल के फेज डिफरेंस के साथ हो सकता है। तो ऐसे करंट के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक करंट जो वोल्टेज के सेम फेज में है उस इन फेज कंपोनेंट को हम वॉटफुल या एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। ये सर्किट में यूजफुल वर्क परफॉर्म करेगा। वहीं एक दूसरा करंट हो सकता है जो वोल्टेज से क्वाड्रेचर 90 डिग्री फेज पोजीशंस पर है और इस क्वाड्रेचर करंट को हम वॉटलेस या रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कहेंगे, आई साइन फाई। और ये करंट रिस्पॉन्सिबल होगा सर्किट में उस तरह के एनर्जी ट्रांसफर्स का जो स्टोर और रिलीज की एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक वेव डायग्राम से इस सारी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। एक आरएल सर्किट के लिए साइनोसोडल करंट Im sin ओमेगा टी यहाँ ऑरेंज वेव शेप में दिखाया गया है और जो कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है करंट से फाई फेज एंगल के साथ लीड करती हुई वो यहाँ काली वेव में दिखाया हुआ है। हम इस ऑरेंज करंट के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक ब्लू जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है यानी जिस समय वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदल रहा है उसी समय ये करंट भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और एक ये शान कलर का कंपोनेंट जो वोल्टेज से क्वाड्रेचर है, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है और इस करंट का इस समय पीक पोजीशन है। और आप देखेंगे कि इस ब्लू और शान कलर का कॉम्बिनेशन ये ऑरेंज वेव हो गई है। मेरे सर्किट में वोल्टेज और ये इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट ये ब्राउन कलर में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस के बराबर इंटरवल में वोल्टेज और करंट में से एक के नेगेटिव और एक के पॉजिटिव होने से इंस्टेंटेनियस पावर का नेगेटिव रूप रखती है। और जब ये काले रंग की वोल्टेज और ऑरेंज कलर का करंट एक ही पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पावर पॉजिटिव है। इस ब्राउन पावर को हम दो पावर के कॉम्बिनेशन से अब समझ सकते हैं। एक इस ब्लू जो वोल्टेज का इन फेज कंपोनेंट है वो ये ब्लू पावर बना रहा है और एक ये जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है वो ये शान पावर बना रहा है। और आप देखेंगे कि जब वोल्टेज और करंट इन फेज हैं तो ये पावर फ्लक्चुएट हो रही है लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहती हुई जैसे प्योर रेजिस्टेंस में होता है उस तरह का वेरिएशन रख रही है। वहीं ये जो शान पावर है वो एक क्वार्टर में जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव है और अगले क्वार्टर में जब करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हो गई है तो नेगेटिव हो गई है। तो ये एनर्जी के स्टोर और रिलीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में हम सर्किट करंट को एक ऐसा करंट मान सकते हैं जो लगातार पावर कंजम्पशन करता है जैसे इस ब्लू कलर में हम इंस्टेंटेनियस पावर को दिखा रहे हैं, और एक ऐसा करंट मान सकते हैं जैसा इस शान कलर पे रेड मार्किंग से हम इंडिकेट कर रहे हैं जो एनर्जी के स्टोरेज को पॉजिटिव पावर के साथ और एनर्जी की रिलीज को नेगेटिव पावर के साथ इंडिकेट कर रहा है। और दोनों इंटरवल और वेरिएशन सिमेट्रिकल होने से नेट एनर्जी कंजम्पशन या एवरेज पावर 0 बता रहा है। ऐसा करंट कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ क्वाड्रेचर फेज पोजीशन रखता है जो एनर्जी के स्टोर और रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम वॉटलेस या रिएक्टिव करंट कह रहे हैं। और ऐसा करंट ये जो रेड पेन मार्किंग के साथ आपको दिख रहा है जो इस काले रंग की वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, जो इस तरह की ब्लू पावर बना रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, उसे हम एक्टिव करंट कंपोनेंट कहते हैं। हमने जाना कि एक आरएल टाइप
लोड में अप्लाई वोल्टेज से सप्लाई करंट फाई एंगल लैग करता हुआ जब होता है तो करंट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आई कोस फाई जो वोल्टेज के इन फेज है, और इस कुल करंट का एक दूसरा कंपोनेंट क्वाड्रेचर कंपोनेंट आई साइन फाई हो गया है। इन करंट के कंपोनेंट के हिसाब से अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में हमारे पास तीन तरह की पावर्स हैं। ये वोल्टेज और करंट के सामने जो गुणा दिखता है उसका जो प्रोडक्ट है उसे हम एपरेंट पावर कहते हैं। वहीं जो इन फेज कंपोनेंट पावर बना रहा है वो रियल पावर है, और जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट पावर बना रहा है वो रिएक्टिव पावर है। जरा जानते हैं कि जो रियल, एक्टिव या हमारी एवरेज पावर है वो क्या है। हमारी कुल पावर का जो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है वो हिस्सा जो असल में उपयोगी काम करता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे हम रियल पावर या एक्टिव पावर या एवरेज पावर P से डिनोट करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन तरह के सर्किट एलिमेंट होते हैं, R, L और C। ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं ये अल्टरनेटिंग सप्लाईज के किसी एक क्वार्टर में अगर एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसी एनर्जी को दूसरे क्वार्टर साइकिल में रिलीज कर देते हैं। इनमें नेट एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती है। जो एनर्जी कंज्यूम करने वाला सर्किट एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस एलिमेंट है, और एक रेजिस्टेंस एलिमेंट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो हम वो करंट का कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ इन फेज है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, उसका जो वोल्टेज के साथ प्रोडक्ट होता है उसे एक्टिव पावर कहते हैं। और यही एक्टिव पावर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेटिंग टॉर्क बना सकती है, किसी हीटिंग अप्लायंसेज में हीट एनर्जी पैदा कर सकती है, किसी लाइट सोर्स में इल्यूमिनेशन की लाइट पैदा कर सकती है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज और वोल्टेज का फेज लोकेशन पे जो करंट का रिजोल्व कंपोनेंट आ रहा है आई कॉस फाई, जहां फाई वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस एंगल है, इन दोनों का प्रोडक्ट वोल्टेज और वोल्टेज के फेज में करंट का इन फेज कंपोनेंट का प्रोडक्ट एवरेज या रियल पावर है। और अगर मैं V की जगह आई जेड और कॉस फाई की जगह R बाई जेड इंपीडेंस ट्रायंगल से लिखूं, जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये आई स्क्वायर आर रूप आ गया, जो ये बता रहा है कि जो मेरा सर्किट में R प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एलिमेंट की जो प्रेजेंस है वही रियल पावर बनाएगी। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है तो उसमें रियल पावर नहीं होगी। हम सर्किट की रियल या एवरेज पावर को या एक्टिव पावर को एक इंस्ट्रूमेंट वॉट मीटर से नापते हैं और इसकी यूनिट वॉट है, और अगर बड़ी अमाउंट में पावर हो तो उसे हम किलोवाट में मेजर कर सकते हैं। जो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से बनी हुई अपरेंट पावर एस है उसका एक कंपोनेंट रियल या एवरेज पावर था, वहीं ये जो दूसरा क्यू कंपोनेंट है उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये रिएक्टिव पावर जो सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर की एक्टिविटी करती है उसमें कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती और किसी भी प्रकार का कोई यूजफुल वर्क भी सर्किट में नहीं होता है। ये इंडक्टर में किसी एक क्वार्टर साइकिल में बढ़ते करंट के समय स्टोर हो रही है तो दूसरी क्वार्टर साइकिल में जो नेक्स्ट साइकिल है करंट के घटते समय रिलीज हो रही है। उसी तरह से एक कैपेसिटर में बढ़ती वोल्टेज के समय स्टोर होगी एक क्वार्टर साइकिल में और अगली क्वार्टर साइकिल में घटती वोल्टेज के साथ रिलीज हो जाएगी। तो जो मेरे इस तरह के एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाले रिएक्टिव एलिमेंट है एल और सी, उनमें जो एनर्जी सर्कुलेशन होता है टू एंड फ्रो सोर्स और एलिमेंट के बीच में, उस एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करने वाली इस रिएक्टिव पावर को हम वोल्टेज के साथ जो करंट का क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज पोजीशंस पर आ रहा है आई साइन फाई, उस आई साइन फाई कंपोनेंट, क्वाड्रेचर करंट कंपोनेंट और वोल्टेज के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के आपसी मल्टीप्लीकेशन से हम रिएक्टिव पावर क्यू निकालते हैं। ये जो वी आई साइन फाई जो मेरी रिएक्टिव पावर आई है, वी की जगह अगर मैं आई जेड और साइन फाई की जगह एक्स बाई जेड रखूं और जेड कैंसिल हो जाएगी तो ये आई स्क्वायर एक्स आ गई है। तो ध्यान रहिए एक्स नेट रिएक्टेंस इफेक्ट है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डिफरेंस से आ सकता है अगर सर्किट में एल और सी दोनों। और आप देखेंगे कि जिस तरह से रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर रियल पावर थी, रिएक्टेंस में बिल्कुल उसी तरह के आई स्क्वायर एक्स फार्मूले से जो पावर बन रही है वो रिएक्टिव पावर है। एक रिएक्टिव पावर को हम वॉट मीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से सीधे नहीं नाप सकते, इसे इनडायरेक्टली जब हम मेजर करते हैं तो इसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वॉर यूनिट में मेजर करते हैं। अगर बड़ी अमाउंट में रिएक्टिव पावर हो तो उसे किलोवार कह सकते हैं। ध्यान रहे रिएक्टिव पावर उस सर्कुलेटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो सर्किट में सोर्स और एलिमेंट के बीच में दोनों डायरेक्शंस में आना जाना कर रही है, जिसमें कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा, किसी भी तरह की एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रही। ऐसी वॉटलेस करंट, रिएक्टिव करंट की पावर को हम, क्वाड्रेचर करंट की पावर को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो हम आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का
मेजरमेंट करते हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट सर्किट की दिखने वाली अपरेंट पावर है। और इस अपरेंट पावर में, जैसे मैं यहाँ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों एक्टिव रियल पावर कंपोनेंट और रिएक्टिव वॉटलेस पावर कंपोनेंट दोनों है। इस रियल पावर P और रिएक्टिव पावर Q के वेक्टर समेशन से हम एक पावर ट्राइंगल बनाकर अपरेंट पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस राइट एंगल पावर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं तो अपरेंट पावर का स्क्वायर रियल पावर के स्क्वायर और रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के सम के बराबर है। हम रिएक्टिव पावर को आई स्क्वायर एक्स, रियल पावर को आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट करें और इन दोनों का फेजर सम अगर अपरेंट पावर हो तो आर प्लस जे एक्स जेड है, तो हम अपरेंट पावर को आई स्क्वायर जेड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम न्यूमेरिक कैलकुलेशन में P और Q के पाइथागोरस से अपरेंट पावर को कनेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम एक कॉम्प्लेक्स पावर रूप में कह सकते हैं कि अपरेंट पावर का रियल पार्ट P है और इमेजिनरी J कंपोनेंट Q है। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 200 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज का करंट 10 एम्पियर हो और सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग हो, तो इस सर्किट में हमें रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर निकालनी है। जो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का प्रोडक्ट है, 200 मेरी आरएमएस वोल्टेज, 10 एम्पियर मेरा आरएमएस करंट, इनका प्रोडक्ट 2000 VA मेरी अपरेंट पावर हो गई। ध्यान रहे अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर है। इस पावर का वो पार्ट जो यूजफुल वर्क करता है, जिसे हम एक्टिव, एवरेज या ट्रू पावर, रियल पावर कहते हैं, वो वोल्टेज के साथ इन फेज कंपोनेंट होगा, या वो आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट के साथ cos फाई, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, हमें दिया हुआ है 0.8 लैगिंग से मल्टीप्लाई करने पे 1600 वॉट आ गया है। ध्यान रहे रियल पावर की यूनिट वॉट है। रिएक्टिव पावर क्वाड्रेचर करंट कंपोनेंट से आएगी, और अगर इन फेज कंपोनेंट आई cos फाई है आई का, तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट आई sin फाई हो जाएगा। और cos फाई की वैल्यू अगर 0.8 है, हम cos इनवर्स 0.8 का करें और ये एंगल कैलकुलेट करें और उसका साइन लें तो sin फाई 0.6 आ जाएगा। आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट और sin फाई का ये जो प्रोडक्ट है 1200 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वो मेरी रिएक्टिव पावर हो जाएगी। ध्यान रहे इस सर्किट में हम यूजफुल वर्क 600 वॉट का ही कर रहे हैं, लेकिन पावर फैक्टर यूनिटी की बजाय अगर कम वैल्यू रख रहा है तो हमें रिएक्टिव पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना पावर फैक्टर कम होगा sin फाई उतना ही ज्यादा होगा, और सर्किट में अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा होगी तो हमें टोटल पावर, अपरेंट पावर या सर्किट का टोटल करंट ज्यादा रखना पड़ेगा। ध्यान रहे मेरा सर्किट का टोटल करंट तो 10 एम्पियर है, अपरेंटली मीटर में रीडिंग 10 एम्पियर आएगी, लेकिन उसका जो वर्किंग कंपोनेंट है वो सिर्फ 8 एम्पियर 10 cos फाई इन फेज कंपोनेंट है। तो जितना सर्किट का पावर फैक्टर पुअर होगा उसमें रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, अपरेंट पावर या सर्किट की करंट लोड बर्डन बढ़ जाएगी, तो हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और लाइन में करंट फ्लो से जो सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उनमें लॉसेज भी ज्यादा होंगे। तो हमारी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एडवर्सली इंपैक्ट करता है अगर सर्किट का पावर फैक्टर पुअर होता है या सर्किट में रिएक्टिव पावर का कंटेंट डिमांड ज्यादा हो। हमें पता है कि हमारे सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उनकी रिएक्टिव पावर ऑपोजिट नेचर की है, तो हम किसी सर्किट की इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से कंपनसेट करके पावर फैक्टर को इंप्रूव करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमने इस सर्किट में रेजिस्टेंस और जे टाइप रिएक्टिव कंपोनेंट को जोड़कर जेड इंपीडेंस निकाला था। उसी तरह की कैलकुलेशन से हम करंट का, वोल्टेज का इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट बना के उन्हें वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को अपरेंट पावर, वोल्टेज और इन फेज करंट के प्रोडक्ट को रियल पावर, और वोल्टेज और क्वाड्रेचर करंट, वोल्टलेस करंट के प्रोडक्ट को रिएक्टिव पावर कह सकते हैं। और इस तरह से ये जो पावर ट्राइंगल बना है, इस पावर ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाकर P, Q और S में से 2 मालूम हो तो तीसरा मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि जो रियल पावर है और रिएक्टिव पावर है, इनका कॉम्प्लेक्स सम अपरेंट पावर है। रियल पावर आई स्क्वायर आर है और रिएक्टिव पावर आई स्क्वायर एक्स है, और अगर मैं आई स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो आर प्लस जे एक्स जेड है। तो मैं कह सकता हूं कि आई स्क्वायर जेड मेरी अपरेंट पावर हो गई। तो जिस तरह से हमारा आर एक्स जेड ट्राइंगल बना था, बिल्कुल उसी तरह का हमारा पावर ट्राइंगल बन गया है। आर के कोरस्पॉन्डिंग, आर के प्रोपोर्शनल रियल पावर हो गई है, एक्स के प्रोपोर्शनल, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग पी से 90 डिग्री वेक्टर लोकेशन पे रिएक्टिव
रिएक्टिव पावर हो गई है, और दो क्वाड्रेचर वेक्टर का पाइथागोरस सम, ये डायगोनल जेड के अलोंग, जेड के प्रोपोर्शनल अपरेंट पावर हो गई है। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो फेज डिफरेंस एंगल है या इंपीडेंस ट्राइंगल में इंपीडेंस एंगल है, उसका कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पावर ट्राइंगल में बेस रियल पावर है और ये डायगोनल हाइपोटेनस अपरेंट पावर है। इसी तरह से साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यू अपॉन एस हो जाएगा। और एक बहुत ही यूजफुल फार्मूला, अगर मुझे रियल पावर और रिएक्टिव पावर मालूम है तो टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू अपॉन पी हो गया है। तो अगर मैं वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट एस मालूम है तो वी आई कॉस फाई एस कॉस फाई पी हो गई, एस साइन फाई क्यू हो गया है। और अगर क्यू और पी मालूम है तो मैं टेन फाई निकाल के सर्किट का पावर फैक्टर एंगल या वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल, इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। जिस तरह से आर एक्स जेड ट्राइंगल बना था या वोल्टेज फेजर ट्राइंगल बना था, उसी तरह का हमारा रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर का ट्राइंगल है, जिसमें पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम दो पैरामीटर्स की कैलकुलेशन दो रिलेशन से कर सकते हैं, बशर्ते बाकी दो हमें मालूम हो। हमने जाना था कि जो हमारे रिएक्टिव एलिमेंट हैं सर्किट में एल और सी, उनकी एनर्जी स्टोर और रिलीज करने की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट नेचर की हैं, इसीलिए उनके इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम प्लस जे टाइप और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को माइनस जे टाइप ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेट रिएक्टेंस बड़े में से छोटे का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रखते हैं तो एल की वोल्टेज एक्सएल के अलोंग और सी की वोल्टेज एक्ससी के अलोंग आती है, और नेट रिएक्टेंस वोल्टेज इन दो ऑपोजिट डायरेक्शन के फेजर के डिफरेंस से नेट रिएक्टेंस के अलोंग आ जाती है। तो हम पा रहे हैं कि नेट रिएक्टेंस या नेट रिएक्टिव वोल्टेज दो ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से प्राप्त हो रही हैं। उसी तरह से जब हम पावर ट्राइंगल्स बनाते हैं और अगर हमारा करंट लैग करता है तो हम इंडक्टिव रिएक्टिव पावर लैगिंग करंट वाली को और लीडिंग करंट वाली कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर को जब इंडिकेट करते हैं तो ये जो रिएक्टिव पावर है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में पावर ट्राइंगल में आती हैं और नेट रिएक्टिव पावर डिफरेंस हो जाएगी। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों अगर सर्किट प्रॉपर्टीज हो तो हम नेट रिएक्टेंस से या नेट रिएक्टेंस वोल्टेज से नेट रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या नेट रिएक्टेंस पावर इंडक्टिव रिएक्टिव पावर और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर का डिफरेंस होगा। हमारे पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर्स हो, ट्रांसफार्मर हो, फर्नेसेज हो, आर्क लैंप्स हो, ये सभी इंडक्टिव नेचर के लोड्स हैं। तो हमारा पावर सिस्टम इंडक्टिव लोड के द्वारा डोमिनेटेड है। तो इस तरह के जो इंडक्टिव लोड के द्वारा ली गई लैगिंग करंट के साथ रिएक्टिव पावर को हम पॉजिटिव रिएक्टिव पावर कहते हैं लोड की। और जो कैपेसिटिव नेचर के लोड होते हैं जैसे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हुई, तो उनके द्वारा जो लीडिंग करंट लिया जाता है उसे हम नेगेटिव रिएक्टिव पावर कहेंगे लोड की, या हम कहेंगे कि वो एक तरह का हमारे लिए रिएक्टिव पावर का सोर्स हो गया है। अगर कोई जनरेटर ओवर एक्साइटेड स्टेट में लैगिंग करंट के साथ इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि जनरेटर पॉजिटिव रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है। वहीं इंडक्शन जनरेटर या अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस अल्टरनेटर हुआ तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर नहीं दे रहे हैं बल्कि वो रिएक्टिव पावर को ले रहे हैं, क्योंकि वो लीडिंग पावर फैक्टर के साथ एक्टिव पावर को सप्लाई कर रहे हैं। हम अपरेंट पावर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल पावर जो रेजिस्टिव कंपोनेंट की इन फेज करंट से बन रही है उसे P से डिनोट करते हैं, और अगर इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है तो वो प्लस जे टाइप पॉजिटिव रिएक्टिव पावर कहलाएगी, और वो अगर कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है तो वो माइनस जे नेचर की कहलाएगी। ऐसी कॉम्प्लेक्स रियल और रिएक्टिव पावर वाली अपरेंट पावर को हम कॉन्जुगेट मेथड से निकाल सकते हैं, और वोल्टेज फेजर के साथ करंट फेजर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके हम अपरेंट पावर का रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमें किसी सर्किट में सप्लाई वोल्टेज 0 रेफरेंस एंगल के साथ 230 वोल्ट दी हुई है, और उसी सर्किट में करंट 4 एम्पियर आरएमएस मैग्नीट्यूड के साथ 32 डिग्री वोल्टेज से लैगिंग कंडीशंस पे, अर्थात हमारा सर्किट इंडक्टिव नेचर का है जिसकी रिएक्टिव पावर हमने कही पॉजिटिव जे टाइप होती है। हम कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करने के लिए करंट का कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये जो 4 एंगल -32 का कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये एंगल का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, उसका कॉन्जुगेट के साथ साइन चेंज हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पोलर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन से 234 टाइम्स 920 हो गया है, और ये एंगल ऐड होके 32 हो गए हैं। ये e की पावर j32 को रियल पार्ट cos 32 को मैं 920 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी रियल पावर आ गई है 780.2 वॉट, और e की पावर
32 डिग्री का जो इमेजनरी कंपोनेंट है साइन 32, उसे मैं जब 920 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 487.5 प्लस जे टाइप इंडक्टिव नेचर की मेरी रिएक्टिव पावर आ गई है 487.5 वॉट। तो इस सर्किट में अपरेंट पावर 920 VA है, रियल पावर 780.2 वॉट है और रिएक्टिव पावर इंडक्टिव नेचर की है क्योंकि करंट लैग कर रहा है, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर कहलाएगी 487.5 वॉट। एक और उदाहरण लेते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की कैलकुलेशन का। हमें सर्किट की वोल्टेज रेक्टेंगल फॉर्म में रियल पार्ट 100 और इमेजनरी पार्ट प्लस जे टाइप 40 वोल्ट दिया हुआ है, वहीं सर्किट का जो करंट है उसका रियल पार्ट 3 और इमेजनरी पार्ट माइनस जे टाइप 4 है और इस सर्किट में हमें वोल्टेज और करंट रेक्टेंगल फॉर्म में दी हुई है। कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करनी है, हमें पता है वोल्टेज और करंट के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स पावर है। हम करंट का कॉन्जुगेट निकालने के लिए जब पोलर फॉर्म होती है तो एंगल का साइन बदल देते हैं, मैग्नीट्यूड वही रखते हैं, और जब रेक्टेंगल फॉर्म दी हो तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के मैग्नीट्यूड तो वही रखेंगे, इमेजनरी पार्ट का साइन जो माइनस जे दिया हुआ है वो प्लस जे कर देंगे। अब जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 300 एक रियल नंबर है और जे के मल्टीप्लीकेशन से जो जे स्क्वायर आएगा उसका मल्टीप्लायर 40 × 4 160 हो गया है। ये 3 का 40 से मल्टीप्लीकेशन 120 जे एक इमेजनरी नंबर है। इसी तरह से 4J का 100 से मल्टीप्लीकेशन J 400 भी एक इमेजनरी नंबर है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर में J स्क्वायर को अगर हम -1 ट्रीट करें तो जो रियल पावर है वो तो आ गई है 140 वॉट P, और जो J कंपोनेंट है वो रिएक्टिव पावर है प्लस J टाइप बता रही है कि ये इंडक्टिव नेचर की रिएक्टिव पावर है, जो जाहिर भी हो रहा है क्योंकि करंट अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो वोल्टेज से लैग करता हुआ है। तो जब लैगिंग करंट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, तो उसकी रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है और ये 400 और 120 का सम रिएक्टिव पावर 520 वॉट हो गया है। एक ज्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती थी कि हम रेक्टेंगल फॉर्म में जो वोल्टेज और करंट दिए हुए हैं उन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, पोलर में कॉन्जुगेट लेते, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड और एंगल का एडिशन करके प्रोडक्ट कर लेते और फिर दोबारा रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके P और Q निकाल लेते। इंजीनियरिंग स्टडीज में इस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें सप्लाई वोल्टेज दी हुई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस 0.06 हेनरी, रेजिस्टेंस 10 ओम और कैपेसिटेंस 68 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। हमें सर्किट का इंपीडेंस, करंट और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव वॉटलेस करंट कंपोनेंट, रियल रिएक्टिव और अपरेंट पावर कैलकुलेशंस करनी है। तो जब हमें हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस दिया हो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो, तो 2πfL से इंडक्टिव रिएक्टेंस की हमने कैलकुलेशन कर ली और वो 18.84 ओम आ गया है। इसी तरह से जो 68 माइक्रोफैरड मुझे कैपेसिटेंस दिया हुआ था उसको 1/ωc, ओमेगा की जगह 2πf लिख के कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात की गणना कर लेंगे। 68 माइक्रोफैरड का 10⁶ ऊपर न्यूमरेटर में चला गया है। कैलकुलेशन करने पे ये धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस 44.92 ओम आ गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑपोजिट नेचर के होते हैं, तो जो बड़ा है उससे छोटा मैंने सब्ट्रैक्ट करके नेट रिएक्टेंस शुद्ध प्रतिघात ज्ञात कर लिया है, जो बड़े मान के आधार पे धारतीय प्रकृति का कैपेसिटिव नेचर हो गया है। अर्थात इस सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करेगा और रिएक्टिव पावर नेगेटिव होगी। हमें सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम, नेट रिएक्टेंस 26.08 हमने कैलकुलेट किया, उससे पाइथागोरस कैलकुलेशन करके सर्किट का इंपीडेंस मालूम हो गया है 27.93 ओम। हमें सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट दी हुई है, इंपीडेंस हमने 27.93 ओम निकाल लिया था। तो सर्किट का करंट V/Z से सप्लाई वोल्टेज 230 में इंपीडेंस 27.93 ओम का डिवीजन करने पे 8.234 एम्पियर आ गया है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हम किसी भी टिक्नोमेट्रिक रिलेशन से, जो cos फाई हो सकता है आधार बटा कर्ण, या sin फाई हो सकता है लंब बटा कर्ण, कर्ण Z है, आधार पे R है, लंब पे रिएक्टेंस X है, नेट रिएक्टेंस, या नेट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो 10 फाई कर सकते हैं। हमें नेट रिएक्टेंस 26.8 और रेजिस्टेंस 10 का रेशियो मालूम है, उसका 10 इनवर्स लेने पे हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 69 डिग्री आ गया है। क्योंकि लोड कैपेसिटिव है तो हमारा करंट वोल्टेज फेजर से 69 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है। 69 डिग्री जो करंट और वोल्टेज के फेजर्स के बीच में फेज डिफरेंस एंगल आया है, उसका कोसाइन हमारे सर्किट का पावर फैक्टर हो गया है। और हम पावर फैक्टर को R और Z के रेशियो से भी निकाल सकते
सकते थे और ये कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया 0.358। हम टोटल करंट जो V/Z से हमने निकाला 8.234 एम्पियर, उसका इन फेज कंपोनेंट, वोल्टेज का इन फेज कंपोनेंट जिसे हम एक्टिव करंट कंपोनेंट कहते हैं, वो निकाल सकते हैं cos फाई का मल्टीप्लिकेशन करके करंट के मैग्नीट्यूड में, और वो आ गया है 2.95 एम्पियर। क्योंकि पावर फैक्टर काफी पुअर है, ये एक की बजाय काफी कम है, तो आप पाएंगे कि इन फेज कंपोनेंट कम होगा और ऐसे सर्किट में रिएक्टिव करंट, वोल्टलेस करंट का मैग्नीट्यूड I sin फाई से आएगा। करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में 69 डिग्री का फेज डिफरेंस है और उस एंगल का साइन फाई हमें करंट से मल्टीप्लिकेशन करके I sin फाई वोल्टलेस या क्वाड्रेचर रिएक्टिव करंट दे देगा, और साइन फाई की वैल्यू, साइन 69 की वैल्यू करंट से मल्टीप्लाई करने पर वोल्टलेस करंट काफी ज्यादा 7.687 एम्पियर आ गया है। हम इन फेज करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके रियल पावर निकाल सकते हैं और आप देखेंगे कि हमारी सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, इन फेज करंट काफी कम है 2.95, इन दोनों का प्रोडक्ट काफी कम, हमारी रियल पावर आई 678.7 वॉट। वहीं क्वाड्रेचर करंट काफी ज्यादा है, उसे जब हमने वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया I sin फाई को V से, तो रिएक्टिव पावर जो एनर्जी को स्टोर रिलीज करने वाला काम कर रही है, कोई यूजफुल काम नहीं कर रही है, वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव काफी ज्यादा 1768 वॉट आ गई है। वोल्टेज और करंट का जो दिख रहा अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग का प्रोडक्ट है, उसे हम अपरेंट पावर कहते हैं, और अपरेंट पावर इस सर्किट में 1894 वोल्ट एम्पियर आ गई है। तो हमें रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर की यूनिट्स वॉट, वॉर और वोल्ट एम्पियर भी याद रखनी चाहिए। आशा है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर कैसी होती हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मेथड से वोल्टेज और करंट चाहे पोलर में दिए हों, रेक्टेंगल में दिए हो, हम कॉम्प्लेक्स पावर या उसके रियल और रिएक्टिव कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम।